विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। नमस्कार, मैं मदन रूंगटा कई संस्थाओं से और औद्योगिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ न्यूज फर्स्ट चैनल पर विदर्भ के विकास के लिए चर्चा कर रहा हूं। खुशी की बात यह है, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 27 जून वह दिन सूक्ष्म लघु मध्यम श्रेणी दिवस है। साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकल रही है। तो ऐसे पावन अवसर पर आपको शुभकामनाएं। और हम और आप इस देश के अर्थव्यवस्था में, इस देश को आगे ले जाने में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज देश में एमएसएमई का उत्पादन में 31% का योगदान है, जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान है। साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट में भी, एक्सपोर्ट में भी इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने और हमने मिलकर यह तय करना है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को एक नंबर पर लाने के लिए हम और आप मिलकर ऐसी नीति बनाए, ऐसे हमारे उत्पादन लाए कि हम स्वाभिमान से कह सके कि हम देश के विकास के लिए हैं। आज तक जो हमने विकास किया है उससे हम आगे ज़्यादा विकास करेंगे। यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमारे लाडले युवा मुख्यमंत्री 25 जून को धीरूभाई सभागृह में, जो बॉम्बे के बीकेसी में है, वहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के औद्योगिक संगठन, उद्योजक और पूरे ग्लोबल के बहुत सारे निवेशक आए थे, उनको संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल रासू साहब ने किया। बहुत सुंदर आयोजन रहा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत सारे इम्पोर्टेंट सेशन रहे, लेकिन सबसे बड़ी यह हमारी मांग है कि सरकार लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, नीतिगत आगे ले जाने के लिए अभी तक जो पॉलिसी बनकर नहीं आ पाई वो लाना चाहिए था। सबको उम्मीद थी शायद वह पॉलिसी वहाँ पर डिक्लेयर होगी, लेकिन चर्चाएं हुई, अच्छे अच्छे टॉपिक पर जानकारियाँ दी गई। डिफेंस, टेक्सटाइल, आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनेक सब्जेक्ट्स पर गहराई से विचार किया गया और आगे किस तरह से हम उद्योगों को ले जा सकते हैं, एआई जमाने में उस टेक्नोलॉजी के ऊपर किस तरह से हम काम कर सकते हैं, उस पर बहुत अच्छी जानकारी भी हमें दी गई। हमारे महाराष्ट्र के चीफ एडवाइजर श्री परदेशी साहब ने भी चिंता व्यक्त की, जो महाराष्ट्र में ऊर्जा की दर है बहुत ज़्यादा है। हमें राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा करना है और उत्पादन में ऊर्जा का महत्वपूर्ण अंग रहता है, उसकी लागत रहती है। आज जैसे फाउंड्री उद्योग है, टेक्सटाइल है, केमिकल उद्योग है, बाकी बहुत सारे उद्योग है जिसमें बिजली की बहुत खपत होती है। अगर दूसरे के राज्यों से अगर बिजली की दरें बहुत ज़्यादा हो, 20-25% से ज़्यादा हो, तो हम कहाँ सस्टेन कर पाएंगे, कहाँ हमारी इकोनॉमी टिक पाएगी। और हमने देखा है कि विदर्भ में तो विशेषतः इन 10 सालों में उद्योग बहुत कम आए। इसके लिए मैंने सदन का भी ध्यान आकर्षित किया ऐसे पार्टिसिपेंट होकर, और सरकार से कहा कि बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, हम निश्चित स्वागत करते हैं। वे उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट पाएंगे जितना स्मॉल स्केल करते हैं। बड़े उद्योगों के साथ वे ये भी बताएं हम कितने एंसरी लगाएंगे,
क्योंकि जब एनसीडी ज़्यादा लगेंगे तो वहाँ पे रोजगार आएगा। सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योगों को रोजगार मिलेंगे, अवसर मिलेंगे और वहाँ पे रोजगार का सृजन होगा। अगर जायंट इंडस्ट्रीज उद्योग में एनसीडी सपोर्ट ज़्यादा करती है तो सरकार उनको उसी हिसाब से इंसेंटिव भी देवे। जिस तरह अगर कर्मचारी ज़्यादा लगाते हैं तो स्पेशल कमेटी उनको 125 से 140% तक इंसेंटिव देती है, जमीनों में कम दर लेती है, बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी देती है। तो मेरा यह मानना है कि उन उद्योगों को यह बाध्य करना चाहिए। जैसे PLI स्कीम है तो सरकार ने सब्सिडरी एनसीडी बनाने के लिए भी उनको एक स्पेशल सब्सिडरी लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू करनी चाहिए। एनसीडी सपोर्टिंग इंडस्ट्री स्कीम शुरू करनी चाहिए, जिससे वो अपने अधीन उद्योगों को आगे लाएंगे, स्थानीय उद्योग वहाँ पे पनपेंगे और बहुत सारा रोजगार वहाँ पे निर्माण होगा। आज विदर्भ सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि यहाँ पर जो उद्योग MSME में आने थे 10 सालों में आ नहीं पाए। अगर आप उद्योग विभाग नागपुर और अमरावती से आंकड़े लेते हैं तो आपको पता लगेगा कि इन 10 वर्षों में हमारा ग्रोथ 2% भी MSME में नहीं हुआ। तब जब इस तरह की असमानता होती है तो निश्चित तौर पर हमारे वरिष्ठतम अधिकारियों को यह नीति यहाँ के औद्योगिक संगठनों से मिलकर, यहाँ के उद्योगों से मिलकर लेनी चाहिए और आकर नागपुर, अमरावती, बाकी के राज्यों में, प्रदेशों में आकर चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से अनुकूल हम इंसेंटिव स्कीम बना सके, किस तरह से हम प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों को आगे ला सकें। तो उसके लिए हम और आप दोनों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। सरकार को इससे गंभीरता से ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2047 का जब विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें जरूरी हो जाता है कि हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म होने जाएंगे। जैसे कोयला काफ़ी कम रह जाएगा, बाकी की जो धातुएं हैं वो भी कम रह जाएगी और हम मानते हैं कि जो आधुनिकीकरण है, जो इंटेलिजेंस है, वो बढ़ेगा। तो उसके लिए सरकार ने अभी से ऐसी नीति बनानी चाहिए कि दोनों मिलाकर हम यहाँ के उद्योगों को किस तरह आगे ला सकें, उस पर एक ठोस नीति का सामने रखना चाहिए। सबसे बड़ी चर्चा सब की वहीं पर यह थी कि बिजली की दर किस तरह कम की जाए। जो मफिसल सेंटर है जहाँ पर कृषि ज़्यादा है, जहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए, वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए किस तरह सरकार बैंकों के साथ समन्वय करके वहाँ के कलेक्टर के साथ, वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ चर्चा करके उस युवक को वहीं पर रोजगार देने के सक्षम बनाकर वहाँ की जो कृषि होती है उस पर आधारित करके आगे बढ़ा सकें। अब हम करते हैं स्टील सेक्टर। गढ़चिरौली और चंद्रपुर स्टील सेक्टर का हब बनने जा रहा है। पिछले 1.5 साल में स्टील सेक्टर के माइनिंग में और कई तरह के बड़े बड़े उद्योग जो है करीब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आने पर उतारू है और आ रहा है। लेकिन पिछले 2 महीनों से जो स्टील के भाव में गिरावट आई है, बहुत चिंतनीय प्रश्न है। आज कई जगह के स्टील प्लांट बंद होने की स्थिति में आ गए हैं और स्पॉन्ज आयरन जो बनाते थे आज के 1.5 महीने पहले उनकी स्थिति अच्छी थी। आज गिरते हुए दर से उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि हम आगे किस तरह से सस्टेन करेंगे। अगर इस तरह से रेट कम होते गए बाजार में तो हमारी लागत नहीं आ रही, हम कितने दिन चला पाएंगे। इस समय सरकार ने उदारता से, और जिनके पास खदाने हैं उन्होंने भी उदारता से मार्केट की स्थिति देखते हुए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और पूरक बनकर ये उद्योग आगे चल सके। जो चंद्रपुर और गढ़चिरौली सरकार का जो भविष्य बना हुआ है 5 ट्रिलियन के लिए, तो इन सभी को
एक फेयर प्ले करना चाहिए, जिससे कहीं यह न हो कि स्टील हब इसके कारण खतरे में पड़ जाए, क्योंकि जो मार्केट रहता है उसी तरह से लोगों का निवेश आता है, लोग उतावले होते हैं। तो आज की परिस्थिति में स्टील उद्योग में जो कमी आती जा रही है, उसके लिए सरकार ने उस पर गंभीरता से विचार करना बहुत जरूरी है। और सरकार देवेंद्र जी की बहुत अनुकूल है, इस पर गंभीरता से विचार करती है। हमारे वरिष्ठतम अधिकारी इसके बारे में सोचने चाहिए कि किस तरह से हम क्षेत्र को, करछी चंद्रपुर को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से, जो हमने प्रॉमिस किया है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से ज़्यादा इस महाराष्ट्र से देंगे, निस्संदेह वो सबसे बड़ा मजबूत सेक्टर स्टील होगा। और स्टील क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये सहूलियतें देना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी की, कोल गैसिफिकेशन की। तो उसमें भी अभी तक जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बन पाया है। इसके बारे में हम सरकार से चर्चा की, इसके बारे में मिनटाइज किया और क्रिटिकल फंड से अनुरोध किया है कि राज्य शासन केंद्र से शीघ्रता से फंड लाए, जिससे भद्रावती में उस फंड का सदुपयोग हो सके और वो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो समय लग रहा है वो समय नहीं लगेगा। और करीब मुझे जो जानकारी दी गई, वहाँ पर इसका इतना एक्सपेंशन हो सकता है कि 50,000 करोड़ तक ये प्रोजेक्ट वहाँ पर जा सकता है। तो ऐसे समय में सरकार की ओर से पहल होना बहुत जरूरी है। और मेरा अनुरोध है कि नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में स्टील हब के लिए विशेष ऑफिस बनाना चाहिए, जिससे जो भी तरह के अड़चने आती है वो अड़चने वहाँ से शीघ्र उसका निदान हो और यह सेक्टर मजबूती के साथ सरकार के सामने आ सके। हाल ही में आई फॉरेस्ट के मुख्य अधिकारी ने एक रिपोर्ट पेश की है कि महाराष्ट्र में थर्मल पावर स्टेशन का कोयला चंद्रपुर, नागपुर, यवतमाल से आ रहा है और 10 साल में वो कोयला काफ़ी कम हो जाएगा। तो 37 गीगावाट सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का जो 6000 हेक्टेयर की ज़मीनें खदानों में जो खाली हो जाएगी, वहाँ पर लाना चाहिए। और इस तरह से थर्मल पावर स्टेशन की एनर्जी अपने आप कोयले के माइंस कम होने से, कोयला उत्पादन कम होने से, जहाँ पर मायने की गई थी वहाँ पर उसको पाट कर 6000 हेक्टेयर को वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा सकती है। और यह रिन्यूएबल एनर्जी राज्य शासन के लिए भी अच्छी रहेगी, पोल्यूशन को रोकने के लिए अच्छी रहेगी। वणी, राजूरा, चंद्रपुर, उमरेड के अंतर्गत जो खदानें हैं वहाँ पर यह रिन्यूएबल एनर्जी बड़े पैमाने पर बनेगी और इसकी लागत भी काफ़ी कम आती है। इससे इस क्षेत्र का विकास होगा। अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ है। बड़े घराने ने नागपुर में कुछ निजी संस्थाओं को लिया है। अब देखना नागपुर भी, अब जिस तरह से पूर्ण एजुकेशन हब बना है, धीरे नागपुर भी एक हब बनेगा और यह औद्योगिक क्षेत्र को आमंत्रित करेगा। हम नागपुर के विकास की ओर चलते हैं तो नागपुर में भी 1,500 एकड़ और 7,000 एकड़ बड़े घराने के लिए MIDC खरीदने जा रही है, ऐसे हमें आधिकारिक सूत्रों से पता लगा है। और अमरावती में भी उसी तरह का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि विदर्भ आने वाले 5 सालों में पूरे देश में जिस तरह से नाभि का स्थान रहता है, उस तरह से यह नागपुर और विदर्भ नाभि का स्थान ग्रहण करते हुए पूरे देश को कंट्रोल करेगा। और यहाँ पे हर तरह के उद्योग होंगे और जितने भी हमारे लोग यहाँ से बाहर गए हैं वो तो आएंगे ही वापस, बाकी लोग भी इस क्षेत्र में आने शुरू हो जाएंगे। और 5 सालों में इस विदर्भ का जो विकास है हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं इसके लिए
हमारे नेता श्री देवेंद्र जी फडणवीस और नितिन जी गडकरी को बधाई देना चाहता हूं कि जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है और उनका प्रयास ये हमें एक बुलंदी पर ले जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।